हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी को हम लोग टाइट्रेशन कर्व के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन का। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, तो बेसिकली देखा जाए ना, तो जैसे कि आपने एसिड बेस टाइट्रेशन किया तो उसमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए आप कोई इंडिकेटर वगैरह यूज करते हो, जैसे फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, इस तरीके से। तो उसमें एंड पॉइंट डिटेक्ट हो सकता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब कंडक्टोमीटर से भी आप एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हो। और एज कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स, मतलब जो ऑक्सिलरी आप इंडिकेटर यूज करते हो, उसके कंपेरिजन में इससे एंड पॉइंट बेटर वे में आप डिटेक्ट कर पाते हो, मतलब इससे अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसी का टाइट्रेशन कर्व का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इन सब का टाइट्रेशन करते हो, तो उसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए कंडक्टोमेट्री काम आता है। तो इसी में जो फर्स्ट टाइप है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे पहले आपने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री पढ़ा है, तो उसमें क्या क्या चीज होता है वो पहले मैं बता दूं। ये है जैसे कि आपके पास ये मैग्नेटिक स्टीरर है, मैग्नेटिक स्टीरर है। तो ये जो टाइट्रेशन वेसल होता है, जहां पर टाइट्रेशन मतलब जहां पर रिएक्शन होता है, तो इसको स्टीरिंग करते रहता है, मतलब मिक्स करते रहता है। और ये हमारे पास ऊपर में क्या है, ये वाला, ये है हमारे पास ब्यूरेट। मतलब ब्यूरेट में हम लोग कोई चीज रखते हैं, आइदर एसिड रखेंगे या फिर बेस रखेंगे। यहाँ पर जितने भी टाइट्रेशन है उसमें हम लोग ब्यूरेट में बेस रखे हुए हैं। और ये हमारे पास सेल है, मतलब कंडक्टिविटी सेल है ये, ठीक है, जिसमें कैथोड और एनोड है। यहाँ पर दिख रहा है आपको माइनस साइन मीन्स कैथोड, प्लस साइन मीन्स एनोड है। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl लिया हुआ है, ये टाइट्रेशन वेसल में हमने HCl लिया हुआ है। और स्ट्रॉन्ग बेस को हमने ये ब्यूरेट में भरा हुआ है, दैट इज NaOH। ठीक है, NaOH। अब इसका टाइट्रेशन कर्व कैसे होगा, उससे पहले हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तो ये मोलर कंडक्टेंस ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में कंडक्टोमेट्री के डिस्कस किया हुआ है। इसमें हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस H+ का होता है, उसके बाद फिर OH- आयन का, उसके बाद सबसे जो लोएस्ट होता है दैट इज एसीटेट आयन का, CH3COO-। इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो इसमें आयंस के अकॉर्डिंगली मोलर कंडक्टेंस कम या फिर ज्यादा होता है, उसका बहुत मतलब होता है ये कंडक्टोमेट्री के टाइट्रेशन कर्व में। अब इसका जो टाइट्रेशन कर्व कैसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, इस तरीके से होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो HCl है, यहाँ पर मतलब H+ और Cl- आयन स्टार्टिंग में रहेगा। टाइट्रेशन वेसल है कि ओनली HCl है, ये HCl है। तो यहाँ पर से H+ और H+ और Cl- आयन आया। तो ये टाइट्रेशन कर्व का जो कंडक्टेंस है वो मेजर हो रहा है, क्योंकि ब्यूरेट का यहाँ पर जो NaOH है वो तो मेजर नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्यूरेट का जो भी चीज है ड्रॉप से यहाँ पर आएगा, इससे मिक्स होगा तब ना मेजर होगा। क्योंकि ये जो H+ और Cl- आयन है, मतलब HCl है, वो उसमें हमारे पास कैथोड और एनोड डूबे हुए हैं। तो इसका हमारे पास रिजल्ट आता है। तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर ओनली HCl रहता है, H+ और Cl- आयन, तो यहाँ पर देखो H+ आयन का कंडक्टेंस है 349.6, मतलब सबसे हाईएस्ट है। और यहाँ पर Cl- आयन का 76.35। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर H+ आयन होता है, उसकी वजह से इसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर देखो काफी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कंडक्टेंस इन महोस। ठीक है, महोस उसका यूनिट है कंडक्टेंस का, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। तो H+ आयन के कारण स्टार्टिंग में इसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, ये ब्यूरेट में NaOH है, अब ये ड्रॉप वाइज NaOH क्या आएगा, इधर आएगा ये टाइट्रेशन वेसल में। तो ये जो HCl है उसके साथ NaOH आकर के रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये NaCl प्लस H2O बना लेगा। यहां पर इक्विलिब्रियम यदि हमारा अटेन होता है, तो वहां पर जितने भी HCl है, मान लो हमारे पास 1 नॉर्मल HCl था, इसका 10 ml था, तो 1 नॉर्मल NaOH हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका भी 10 ml होगा। और इसका 10 ml रिएक्ट करके NaCl और H2O बना लेगा, मतलब वो पर्टिकुलर चीज कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा। जब यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा तो वहां पर NaCl और H2O है, तो ये जो NaCl है सॉल्ट है, वो क्या देगा, Na+ और Cl- आयन देगा। अब यहां पर H+ और Cl- खत्म होकर के
ये खत्म होकर के ये Na+ और Cl- आयन आ जाएगा। अब यहाँ पर H+ का कंडक्टेंस और Cl- आयन का कंडक्टेंस था, Cl का तो बहुत कम था, तो अब ये H+ पूरा खत्म होकर के क्या आ गया, ये Cl- आ गया, ये Cl- और हमारे पास क्या आ गया Na+, तो दोनों का कंडक्टेंस क्या है देखो 76.35 और 50.1, तो इनका कंडक्टेंस कम होता है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर एक लोवेस्ट पॉइंट में चला जाता है, ये जीरो में नहीं जा रहा है, ये हमारे पास कंडक्टेंस जीरो है, जीरो में नहीं जा रहा है, इनका कुछ कंडक्टेंस है 76.35 और 50.1, इसलिए जीरो में नहीं जा रहा है, लेकिन एक लोवेस्ट पॉइंट में आ गया। अब जब ये पूरा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, जब ब्यूरेट से हम लोग टाइट्रेट करते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद ब्यूरेट से एक ड्रॉप एक्स्ट्रा NaOH आएगा इस वेसल में, तो ये सारा NaCl बच गया, मतलब बन चुका है, H2O बन चुका है। जब एक्स्ट्रा NaOH आएगा, कहां से, ये ब्यूरेट से आएगा टाइट्रेशन में आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो ये जो NaOH है ये Na+ और OH- आयन देगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो यहाँ पर टाइट्रेशन वेसल में Na+ और OH- आयन आ जाएगा, तो Na+ आयन तो यहाँ पर भी था, उसका कंडक्टेंस तो बहुत कम होता है 50.1, यहाँ पर नया आयन आया NaOH से, दैट इज OH- आयन, इसका कंडक्टेंस देखो 199.1, मतलब इसका कंडक्टेंस ज्यादा है, तो अब यहाँ पर OH- आयन आएगा, उसकी वजह से यहाँ पर एक कंडक्टेंस क्या होने लगेगा, ये इंक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से ये टाइट्रेशन कर्व आता है हमारा कंडक्टोमेट्री में। फिर एंड पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, एंड पॉइंट वही होता है जहां पर ये जो कंडक्टेंस है उसका पॉइंट ये लोवेस्ट होता है, यही हमारा एंड पॉइंट होता है, किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो स्टार्टिंग में H+ आयन ज्यादा था और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद OH- आयन ज्यादा था, और यहां पर एंड पॉइंट पे हमारे पास क्या था, Na+ और Cl- आयन था, जिसके कारण इसका जो कंडक्टेंस है लोएस्ट पॉइंट में रहता है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम लोग देख लेते हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लेते हैं हम लोग, वीक एसिड मान लो हम लोग CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिए, और यहाँ पर ब्यूरेट में हमने स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaOH। बाकी तो यही, ये ब्यूरेट है और ये हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है और ये मैग्नेटिक स्टीरर है, वही सेम ही है। इसका टाइट्रेशन इस तरीके से आता है। इस तरीके से क्यों आता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया हुआ है, CH3COOH जो हमारे पास यहाँ पर टाइट्रेशन वेसल में है, तो CH3COOH के कारण यहाँ पर क्या आएगा, CH3COO- और H+ आयन आएगा। ठीक है, ये दोनों आयन आएगा, क्योंकि CH3COOH एक वीक एसिड है, इसलिए इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। उसकी वजह से ये कुछ H+ आयन देगा, और H+ आयन का यहाँ पर कंडक्टेंस ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा कंडक्टेंस यहाँ पर ज्यादा होगा, लेकिन पार्शियल डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ H+ आयन बहुत कम रहेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको टाइट्रेशन करते जाते हैं किससे, NaOH से, तो ये क्या करता है, NaOH से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये बना लेता है CH3COO Na+H2O। यहां पर एक ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, जब ये सॉल्ट बनता है तो यहां पर देखो H+ आयन का कंसंट्रेशन के कारण कंडक्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अब यहां पर इधर जाने पर ये कंडक्टेंस कम होते जा रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, यहां पर ये जो CH3COOH जिसका डिसोसिएशन होकर के CH3COO- हुआ। अब जब टाइट्रेशन होते जा रहा है तो ये हमारे पास सोडियम एसिटेट भी बन रहा है, साथ ही साथ CH3COONA, और ये एक सॉल्ट है, तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा CH3COO- Na+। अब यहां पर देखो ये दोनों आयन क्या हो गया, कॉमन आयन हो गया। तो ये कॉमन आयन होने की वजह से ये जो एसिटिक एसिड हमने स्टार्टिंग में यहां पर लिया था, जिसका पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, इसका डिसोसिएशन और डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। इसलिए कंडक्टेंस H+ का जो वो है अमाउंट है वो कम हो रहा है, और इसलिए कंडक्टेंस और कम हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कंडक्टेंस बहुत कम हो जाता है, उसके बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, CH3COONA रहेगा, मतलब ये हमारे पास एंड पॉइंट रहेगा, CH3COO-
और हमारे पास Na+ रहेगा, तो दोनों का कंडक्टेंस देखो ये लोवेस्ट है 50.1 और 40.9, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद जब हम लोग ये टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, उसके बाद फिर ये हम लोग ब्यूरेट से और एक ड्रॉप भी NaOH हम लोग डालेंगे, तो वहां पर यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये सारे आयन हट जाएंगे, यहाँ पर NaOH का आयन आ जाएगा, NaOH जो डिसोसिएट होगा Na+ OH- आयन में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास Na+ आयन तो था ही, अब CH3COO- खत्म हो गया, अब एक्स्ट्रा OH- आयन आया, ये एक्स्ट्रा OH- आयन आया जो हमारे पास NaOH से आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब उसका 100% डिसोसिएशन होगा, मतलब यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में OH- आयन रहेंगे, उसके कारण यहाँ पर इसका जो कंडक्टेंस है फिर एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। तो इस तरीके से टाइट्रेशन कर्व होता है हमारे पास वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का। तो इसका जो टाइट्रेशन कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। अब इसमें हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं वो HCl ही ले लेते हैं, और यहाँ पर ब्यूरेट में हमने NH4OH लिया है जो हमारे पास वीक बेस है। तो अब स्टार्टिंग में क्या हो गया, HCl हो गया, तो H+ और Cl- आयन, HCl है हमारे पास, तो H+ और Cl- आयन के कारण यहाँ पर कंडक्टेंस तो हाई रहेगा, जो फर्स्ट वाले में था वैसा ही, क्योंकि H+ का कंडक्टेंस यहाँ पर देख ही रहे हो आप। अब क्या होगा, जब इसको टाइट्रेशन करेंगे किससे, NH4OH से, तो ये बनाएगा हमारे पास NH4Cl का एक सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, अब ये हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, जहां पर ये टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो वहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट में आपको NH4+ और Cl- आयन मिलेगा। अब इन दोनों का कंडक्टेंस देखोगे तो 73.5 और Cl- का 76.35, मतलब इनका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर कंडक्टेंस लोवेस्ट हो गया। अब जब एक्स्ट्रा ड्रॉप NH4OH आप डालोगे यहाँ पर से ब्यूरेट से, तो यहाँ पर HCl तो सारा खत्म हो गया, अब ये नहीं रहा, अब एक्स्ट्रा ड्रॉप NH4OH डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा आपके पास NH4+ प्लस OH- के फॉर्म में, और यहाँ पर ये जो सॉल्ट बना है NH4Cl, उससे हमें NH4+ प्लस Cl- आयन मिलेगा, ये 100% डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट होगा क्योंकि ये सॉल्ट है, तो यहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। अब यहां पर NH4+ और OH- आयन, ये जो OH- आयन मिल रहा था, तो आप बोलोगे कि OH- आयन का तो कंडक्टेंस ज्यादा होता है, तो यहां पर तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ऊपर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन आयन के कारण इसका डिसोसिएशन पार्शियल हो रहा है, वो और डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लोएस्ट आता है और उसी लोएस्ट पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है ये ग्राफ इस तरीके से, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का ये टाइट्रेशन कर्व होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का। तो इसका टाइट्रेशन कर्व इस तरीके से होता है। वीक एसिड मतलब यहां पर हम लोग CH3COOH ले लिए, और यहां पर हमने NH4OH ले लिया। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये CH3COOH के कारण H+ आयन यहां पर आया, H+ आयन के कारण थोड़ा सा कंडक्टेंस हाई रहेगा, हालांकि वो पार्शियल डिसोसिएशन ही होता है CH3COOH। ठीक है, H+ आयन अब इसके साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास NH4OH, और ये बन जाएगा हमारे पास CH3COONH4 प्लस H2O। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये सॉल्ट बनेगा हमारे पास CH3COONH4, तो इसका तो 100% डिसोसिएशन हो रहा, CH3COO- प्लस NH4 के फॉर्म में, और यहां पर स्टार्टिंग में जो है हमारे पास CH3 ज्यादा अमाउंट में रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में CH3 ज्यादा अमाउंट में रहेगा, तो वहां से इसको CH3COOH का जो CH3COO- प्लस H+ बन रहा है, तो यहां पर ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, उसके कारण यहां पर इसका डिसोसिएशन स्टार्टिंग में ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये सॉल्ट बन रहा है, तो स्टार्टिंग में कम हो जाएगा। तो H+ से यहां पर ये नीचे आते हैं ना, तो ये कंडक्टेंस इसीलिए डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब हमारे पास ये थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास सॉल्ट वगैरह बन गया, तो थोड़ा सा इंक्रीज होकर के यहां पर चला जाएगा। अब एंड पॉइंट में हमारे पास क्या आएगा, यहां पर CH3COO- और NH4+ आयन आएगा। क्यों?
क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्ट बन गया है और इसका 100% डिसोसिएशन होएगा, तो यहाँ पर पहुंच गया। कंडक्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है। अब क्या होगा, एंड पॉइंट में पहुंचने के बाद ऊपर से ब्यूरेट से NH4OH आएगा। क्या आएगा? NH4OH। तो ये डिसोसिएट होगा NH4 प्लस OH माइनस आयन में। अब अगेन यहाँ पर बोलोगे कि OH माइनस आयन है तो इसका कंडक्टेंस तो हाई होता है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये सॉल्ट जो बना हुआ है NH4 प्लस, उसका कॉमन आयन NH4 प्लस यहाँ है, तो इसका डिसोसिएशन और डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये जाकर के ये कांस्टेंट हो गया है ऐसा। ठीक है, तो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का टाइट्रेशन करो इस तरीके से होता है। ये सारा रीडिंग हमारा ये जो कंडक्टोमीटर है वो देता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम लोग देखते हैं एक टाइट्रेशन कर्व, वॉल्यूम ऑफ AgNO3, मतलब यहाँ पर ब्यूरेट से हम लोग AgNO3 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हमने टाइट्रेशन वेसल में NaCl लिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग NaCl लेंगे तो यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस आयन आएगा और Na प्लस और Cl माइनस आयन और Na प्लस, इनका क्या होता है? कंडक्टेंस कम ही होता है, तो ये कंडक्टेंस कम है। ठीक है, ये कांस्टेंट चला आ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जो कंप्लीटली AgNO3 कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ये बना लेगा AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस NaNO3 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये तो प्रेसिपिटेट है, इसका बहुत ज्यादा वो होएगा नहीं। तो Ag का देखो, यहाँ पर Ag का क्या हो जाएगा? AgCl का 61.9 और Cl का वही हमारे पास 76.3 और Na का 50.1 और NO3 भी बनता है 71.5। तो इन सब का, ये सब जो आयंस है ना जो एंड पॉइंट में यहाँ पर मिल रहे हैं, उन सब का जो मोलर कंडक्टेंस है बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट में रहेगा। अब आगे चल करके क्या होएगा? आगे चल करके जो AgNO3 यहाँ पर से एक्स्ट्रा ड्रॉप, जैसे ही AgNO3 आएगा तो ये सारे खत्म हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा ड्रॉप AgNO3 आएगा तो ये क्या बना लेगा? Ag प्लस NO3। तो यहाँ पर जब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट AgNO3 के कारण यहाँ पर NO3 माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो एक्सेस में रहेगा, तो एक्सेस में रहने के कारण यहाँ पर कंडक्टेंस इसका थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा और वो इस तरीके से इसका टाइट्रेशन कर्व आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर से ये टाइट्रेशन कर्व उठना चालू होता है, मतलब ऊपर जाना चालू होता है, वहीं पर इसका ये एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होता है। तो आई होप आपको कंडक्टोमेट्री का टाइट्रेशन कर्व समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।